हम देखेंगे क्या ओम्स लॉ के बारे में आज, है ना, कि हमारा ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ के बारे में, अभी तक आपने स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ये पता चलता है कि ओम्स लॉ जो होता है वो वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है। मतलब क्या है कि यदि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस के साथ, कैपेसिटर के साथ और इंडक्टर के साथ क्या रिलेशन होता है, वो भी चीज़ कोशिश करेंगे कवर करने की। अगर हो गया को तो ठीक है, अगर वीडियो इनकेस लंबा होता है तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में रजिस्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। आज हम ओम्स लॉ के बारे में ही देखेंगे। ओम्स लॉ का जो मतलब होता है बेसिक, उसको समझाने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ समझाता हूँ, मैं एग्जांपल लेकर के, कि ये रिलेशन कैसे फॉलो होता है। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बैटरी है जो 5 वोल्ट का है। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक 100 ओम का एक रजिस्टर लगाया। इसको आप एज ए नॉट एज अ कंसिडर, आप एज ए रजिस्टर ना करो, इसको आप कंसिडर करो एज अ लोड। इसको कैसा कंसिडर करो, ये एक लोड है हमारा, 100 ओम का क्या है, एक लोड है। इस इक्वेशन में अगर मैं करंट की बात करता हूँ, अभी तक मैं ओम्स लॉ पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं करंट अगर कैलकुलेट करता हूँ सिंपली, तो हमारा -5 प्लस 100i इज इक्वल टू 0 होगा। तो 100i इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 से 100 करा 20 टाइम्स, सो i इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.5 एम्पियर। ठीक है, अभी क्या हमारा हुआ, 0.5 एम्पियर का। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हमारा वोल्टेज है उसको मैं बढ़ा के देखता हूँ कि अब मेरा करंट क्या आता है। लोड को मैं सेम रखूँगा, तो अब मैं सपोज करूँ मैं कर देता हूँ 10 वोल्ट। अब अगर मैं 10 वोल्ट करता हूँ तो अब देखो क्या हुआ, ये मेरा 100 ओम का रेजिस्टेंस फिक्स है RL। अब जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10 प्लस 100i इज इक्वल टू 0। सो 100i इज इक्वल टू 10, 0 से 0 कैंसिल हो, सो i इज इक्वल टू क्या हुआ, 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब मैं और वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। अब यदि अगर मैं वोल्टेज और भी इंक्रीज़ करता हूँ तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, चलो मैं 20 वोल्ट ले लेता हूँ, और अब मैं लोड को बढ़ाता हूँ, लोड रखता हूँ कांस्टेंट, जैसे RL इज इक्वल टू 100 ओम है। अब मैं I कैलकुलेट करता हूँ कि हमारा करंट क्या फ्लो कर रहा है। सो -20 प्लस 100i इज इक्वल टू 0। सो 100i इज इक्वल टू क्या हमारा हो गया, दैट इज़ 20, और 2 0 से 0 कटा, 2 से 10 कटा 5, यानी i इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.2 एम्पियर करंट हो गया, है ना। 0.2 एम्पियर हमारा करंट हो गया। उसी तरह से अगर मैं 50 वोल्ट लेता हूँ, कि अगर मेरा 50 वोल्ट पे रिज़ल्ट क्या होगा, तो 50 वोल्ट पे अगर हम टेस्ट करते हैं, सो हमारा ये क्या है, दैट इज़ 100 ओम का रेजिस्टेंस था, ये आई करंट है। ठीक है, अब अगर मैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, सो -50 प्लस 100i इक्वल टू 0। सो 100i इज इक्वल टू 50 से ये कटा 2 टाइम्स, सो i इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज़ 0.5 एम्पियर। मतलब क्या हो रहा है यार, मतलब कि ये कि अगर मैं 5 वोल्ट रखता हूँ तो भी मेरा 0.5 आता है ना। नहीं, सॉरी, अगर मैं 5 रखता हूँ तो 0.05 आ रहा है ना। अगर मैं 5 वोल्ट रखता हूँ तो 0.05 आया। उसी से अगर मैं 10 रखा तो 0.1 हमारा आया। अगर उसी तरह से मैं 20 रखता हूँ तो हमारा 0.2 आता है। अगर मैं 50 वोल्ट रखता हूँ तो हमारा क्या आता है, 0.5 आता है। और मैं अगर केस लेता हूँ, तो अब हमारा जो केस होता है, सपोज करो मैंने 50 वोल्ट लिया, मैं 100 वोल्ट का एक DC सप्लाई दे रहा हूँ, और अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ जो कि मेरा 100 ओम का मैंने कांस्टेंट रखा हुआ था R को, तो R को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो अब जो हमारी I की वैल्यू होगी दैट इज़ -100 प्लस 100i इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब हमारा क्या हो गया, दैट इज़ 100i इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो i का वैल्यू क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। तो अब आपको क्या यहाँ से पता चल रहा है कि मैं वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ। वोल्टेज जो है हमारा वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, करंट क्या हमारा हो रहा है, करंट भी हमारा चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा फिक्स है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा करंट होता है, करंट हमारा रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं यहाँ पे कर रहा है, रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रहा है, बट रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू अगर चेंज हम नहीं करते हैं अलग अलग केसेस में,
तो हमारा उसके कारण क्या हो रहा है, हमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखने के लिए मिल रहा है। हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज करंट तो हमारा बढ़ इंक्रीज ही हो रहा है। सो इसका मतलब क्या यहाँ से निकलता है कि हमारा जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है, इससे चेंज करने पे यदि हम यहाँ से वोल्टेज को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यही चीज़ देखने मिल रहा है ना। आर को तो मैंने सभी केसेस में क्या किया, फिक्स कर रखा है। आर को अगर इनकेस मैं चेंज करता, सपोज करो कि अगर इस 100 ओम की जगह पे अगर मैं 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता तो हमारा क्या होता केस कि ये हमारा 50 आई होता और ये जो मैंने 100 लिया था ये मेरा 50 आई इज इक्वल टू 50 होता और 50 से 50 कट के आई की वैल्यू क्या हो जाती, 1 एम्पियर। मतलब हमें यहीं पे क्या मिलता कि अगर हमारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन सीरीज केस, अगर V इज वोल्टेज, ठीक है, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस है ना, वो V इज इक्वल टू अगर R हो गया, मतलब इन दोनों की वैल्यू, मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड, इन दोनों की अगर वैल्यू सेम हो गई तो हमारा करंट जो होगा I, दैट इज वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है ये 100 एम्पियर भी हो, 1000 एम्पियर भी हो, बट 1 के टर्म्स में ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक केस था। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज इंक्रीज करने से अगर हमारा करंट में चेंजेस हो रहा है, सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और आपको पता है कि ओम्स ने भी यही कहा था, ओम्स ने भी क्या कहा था, यही लॉ दिया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज के चेंज होने से हमारा जो करंट है वो क्या होगा, वो भी चेंज करेगा। मतलब वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा और वोल्टेज को अगर डिक्रीज करेंगे तो करंट भी हमारा डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाता हूँ तो हमारा जो फिक्स वैल्यू था दैट इज कॉल्ड R, सो हमारा R आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू I रहेगा और R यहाँ आ जाएगा। ठीक है, R हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक यहाँ से कॉन्सेप्ट बना। अब अगर मैं इसमें ये बोलता हूँ, यूनिट की बात करता हूँ, तो वोल्टेज की जो हमारी यूनिट होती है, दैट इज वोल्टेज की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, दैट इज वोल्ट होती है। करंट की जो यूनिट हमारी होती है वो क्या हमारी होती है, दैट इज एम्पियर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर को A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्ट को V से कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की जो हमारी यूनिट होती है, तो यहीं से रेजिस्टेंस ने क्या किया, रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए रेजिस्टेंस की जो हमने यूनिट दे दी ओम, हमने क्या यूनिट दी, ओम। तो हमारा अब अगर इस वैल्यू में पुट करता हूँ तो V इज इक्वल टू करंट का हमारा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या होती है, ओम होती है। यानी वोल्ट, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस जो हमारा देता है यूनिट, ये क्या देता है, हमारा वोल्ट देता है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या होगा, एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वोल्ट मिलेगा। तो अब यहीं से ओम्स लॉ का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि जो हमारा आप पढ़ते हो ओम्स लॉ में, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। क्योंकि ओम्स में ने जो ट्रायंगल लॉ दिया था उस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो इक्वेशन है जो हमारा आया था रिजल्ट, दैट इज V इज इक्वल टू IR। अब आपको पता होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखता हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन का जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट इज द m इज हियर m इज योर स्लोप, ओके, एंड C, व्हाट इज C? तो C जो हमारा होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। C क्या होता है, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। y एक्सेस के रिस्पेक्ट में हम x को यहाँ पे क्या करते हैं, प्लॉट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, सो हमारा m जो है वो क्या है, स्लोप है। स्लोप मीन्स होता है कांस्टेंट। स्लोप का मतलब होता है दैट इज कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट जो हमारा है वो क्या है, हमारा r है। कांस्टेंट यहाँ पे हमारा क्या है, दैट इज r है। सो हम अगर इसके प्लॉट को अगर हम ड्रॉ करते हैं कि हमारा किस तरह का प्लॉट होगा, सो अगर मैं यहाँ पे ये कंसिडर करता हूँ, तो दिस इज़ आवर I एक्सिस एंड दिस इज़ आवर V एक्सिस, यानी करंट की एक्सिस है और ये हमारी वोल्टेज की एक्सिस है। सो अगर यहाँ पे अब देखता हूँ मैं, तो हमारा रिलेशन जो होता है दैट इज़ लीनियर रिलेशन, क्योंकि C जो है हमारा वो इंटरसेक्शन पॉइंट है कि किस पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, ये हमारा एक ओरिजिन से जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन से यहाँ गया, और इसकी जो स्लोप है ये क्या है, हमारी 1 है। इसकी जो स्लोप है वो हमारी क्या है, R है, सॉरी
आर है हमारी इसकी स्लोप। सो ओम्स लॉ एक लीनियर रिलेशन देता है, ओम्स लॉ ऑलवेज गिव द लीनियर रिलेशन। सो हम इसलिए ओम्स लॉ को ज़्यादातर यूज़ करते हैं इन द सर्किट ऑफ डीसी। हम अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो हमारे पास होते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अगर मैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर की बात करता हूं तो इन तीनों जगह पे हमारा जो रिलेशन होता है ओम्स लॉ, ये वैलिड होता है। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, वैलिड होता है। बट अगर ओम्स लॉ को अगर मैं और कहीं पे ले, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे कि मैं बात करता हूँ नॉन लीनियर सर्किट, ये सब हमारे जो आते हैं बेसिक, ये हमारे लीनियर के कंडीशन में आते हैं। बट एट द सम कंडीशन हमारे कैपेसिटर और इंडक्टर जो होते हैं वो लीनियर रेंज से बाहर चले जाते हैं। अगर मैं नॉन लीनियर सर्किट की बात करता हूँ तो नॉन लीनियर सर्किट में हमारे पास क्या क्या आते हैं, जैसे डायोड हो गए आपके, बीजेटी हो गए, माइक्रो प्रोसेसर हो गए। सो ये सब जगह अगर मैं चाहूँ कि मैं केसीएल और केवीएल लगा के, मॉसफेट आप ले सकते हो। और अगर मैं एक लाइन में बात करूँ तो जितने भी सेमी कंडक्टर मटेरियल हमारे पास सेमीकंडक्टर बेस आईसीज होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, नॉन लीनियर होती है, क्योंकि उनकी एक टेम्परेचर होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ LM741 जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो हमारा रीज़न होता है बेसिक, इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है दैट इज़ -40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा क्या होता है, एक रेंज होता है इसका, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। सो वी आर यूजिंग द टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर कंडीशन, सो वेयर ओम्स लॉ इज इनवैलिड इक्वेशन। सो ओम्स लॉ वहाँ पे क्या होता है, हमारा वैलिड नहीं होता है। तो हम क्या देखते हैं, बेसिक हमारे ओम्स लॉ लीनियर सर्किट्स में वैलिड होते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाले और भी वीडियोज़ में। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, मैंने आपको रेजिस्टेंस का केस बताया। अभी ओम्स लॉ को अलग अलग तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, ये सब चीज़ क्या होती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप ये सब चीज़ों में मत जाओ कि मेरे को ट्रायंगल रूल है तो मैं एक इस तरह से ट्रायंगल बना लूँ, है ना, और यहाँ पे V लिख दूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे चलो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे I दे दिया, R दे दिया। अगर मेरे को V निकालना है तो I इंटू R होता है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दूँ। अगर मुझे I कैलकुलेट करना है सो V इज़ इक्वल टू IR से अगर मुझे I की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो मेरा जो इक्वेशन होता है दैट इज़ V बाई आर होता है, यानी V बाई आर, तो मैं यहाँ पे एक डिवाइड का सिंबल दे दूँ। और अगर मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस निकालने की, R अगर मुझे निकालना है तो मैं V बाई आई करता हूँ, रेजिस्टेंस निकालने की तो V बाई आई करता हूँ। सो ये चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुझे इतना कन्फ्यूज़न खुद ही, मुझे आज भी कन्फ्यूज़न इसमें रहता है। सो मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, मैं सिंपल क्या फॉलो करता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मुझे सिंपल सा एक इक्वेशन पता होता है दैट इज़ V इज़ इक्वल टू IR, ओम्स लॉ है। सो अगर मुझे यहाँ से I निकालना है, एक फार्मूला ये आपका हो गया। दूसरा फार्मूला मुझे अगर करंट निकालना है, मैं सीधा सीधी V बाई आर करूँगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। और अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो मैं V बाई आई करूँगा। ठीक है, सो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, इतनी एक इंजीनियर को या एक जो टेक्निकल स्टूडेंट्स है उसे ये सब चीज़ें इतनी बेसिक याद होनी चाहिए। आपको बेसिक V इज़ इक्वल टू IR की वैल्यू क्या करनी है, याद रखनी है, बाकी आप उस वहाँ से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सो आपको ट्रायंगल लॉ ये सब चीज़ों की उतनी जानकारी होने का कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, बट आप रख सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने बताया आपको रेजिस्टेंस के केस में। थोड़ा सा मैं देख लेते हैं हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में कि इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होते हैं। वैसे मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर का आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, नेटवर्क थ्योरी के नेटवर्क एनालिसिस या डिज़ाइन के नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में फोल्डर, वहाँ पे आप जाकर चेक करोगे तो मैंने रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर की बहुत अच्छे से वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी हैं, जिसमें कि मैंने KVL, KCL, सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। बट मैंने ओम्स लॉ का अभी तक वीडियो नहीं दिया था। सो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश किया कि मैं चलो ओम्स लॉ के बारे में आपको बताता हूँ। और ओम्स लॉ के अंदर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ रेजिस्टर और कैपेसिटर के और इंडक्टर के बारे में। रेजिस्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं इंडक्टर के बारे में थोड़ा सा कि इंडक्टर होता क्या है। बेसिक इंडक्टर के नाम से पता चलता है दैट इज़ अबाउट द कॉइल। हम कुछ कॉइल की बात करने वाले हैं ना, कॉइल के बारे में बात करेंगे। सो कॉइल आपको पता होता है कि ये हमारा एक कॉइल है, और कॉइल का जो हमारा इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे इसे इंडक्टेंस बोलते हैं। इसमें अगर कोई आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ का वोल्टेज है, इसकी एनर्जी कैलकुलेट होगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास देखने के लिए मिलती हैं। बट सिंपल से अगर मैं ओम्स लॉ की बात करता हूँ तो हमारा जो इंडक्टर होता है वो बेसिक काम क्या करता है, तो इंडक्टर एक कॉइल होता है जो बेसिक मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टी पे वो काम करता है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू के कारण जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी स्टोर करने का जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो होता है हमारा करंट। मतलब यहाँ पे करंट जो होता है आई, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्टोर द एनर्जी।
किसके लिए? टू स्टोर एनर्जी। ये क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करने के लिए होता है। बाकी आप मेरे पुराने वीडियोस देखना, उसमें मैंने बहुत क्लियर बताया हुआ है। सो हमारा एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। सो अब एनर्जी स्टोर कर रहा है तो कैसे करेगा? तो हम यहाँ पे बेसिक जो यूज़ करते हैं, सो हमारा वोल्टेज जो होता है इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये हमारा होता है करंट, यानी हमारा जो इंडक्टर में जो हमारा वोल्टेज होता है उसको हम बेसिक क्या यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस की जो हमारे इंडक्टर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? दैट इज हेनरी। हमारा क्या होता है? यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। हमारा हेनरी होता है, बट हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। क्या क्यों हम इस चीज़ को लिख रहे हैं? ये हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में अगर करंट चेंज करेगा तो उस करंट के चेंज होने के कारण क्या होगा? हमारा वोल्टेज चेंज होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा करंट चेंज हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है? वोल्टेज चेंज हो रहा है। और अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एनर्जी भी चेंज होगा, क्योंकि हमें एनर्जी ऑफ इंडक्टर पता होती है कि हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो हमारा क्या होगा? बेसिक अगर करंट चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा, और अगर करंट हमारा चेंज ही हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट बात है भाई कि हमारा एनर्जी भी क्या होगा? चेंज होगा। सो ये हमारा ओम्स लॉ होता है। इसकी अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, थोड़ा सा ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, इसका ग्राफ में अगर मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ तो दैट इज डी आई बाई डी टी, और इसको मैं वोल्ट लेता हूँ। तो अब अगर मैं इसे वोल्टेज ले रहा हूँ तो ये भी हमारा बाय डिफॉल्ट लीनियर ग्राफ होगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज कर रहा है। टाइम का एक्सिस ये है तो यही इसी लाइन पे चेंज होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा? वोल्टेज भी चेंज होगा। करंट अगर चेंज होगा तो वोल्टेज भी चेंज होगा, तो इसलिए मेरा लीनियर हुआ। इसका जो तुम्हारा ये था स्लोप था, द स्लोप क्या हमारा होगा? दैट इज एल, है ना। स्लोप क्या हमारा होने वाला है? एल होने वाला है। इसी तरह से अगर मैं कैपेसिटर के टर्म्स में बात करता हूँ तो कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर का हमारा कुछ इस तरह का सिंबल होता है। दिस इज कॉल्ड सेरामिक कैपेसिटर, या हम सेरामिक कैपेसिटर का सिंबल होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये हमारा सेरामिक कैपेसिटर है। सो ये सब चीज़ आने वाले टाइम में बात करेंगे कि क्या क्या यूज़ होता है, बट अभी आप बेसिक समझो कि कैपेसिटर क्या होता है। सो कैपेसिटर ये हमारा है, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा दैट इज़ V, यहाँ से करंट जाएगा I, और यहाँ से जो हमारा इसके होगा वैल्यू दैट इज C, करंट, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारे पास दो प्लेट होते हैं, उस प्लेट के बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरे होते हैं, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के कारण क्या होता है? यहाँ पे बेसिक जो चार्ज स्टोर होता है वो चार्ज स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे हमारा क्या था? यहाँ पे जो हमारा स्टोर होता है दैट इज चार्ज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है? वोल्टेज। यहाँ पे हमारा किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? हमारा बेसिक करंट के रिस्पेक्ट में, है ना। करंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? दैट इज चार्ज के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यानी वोल्टेज के कारण हमारा क्या हो रहा है? चार्ज में चेंजेस आ रहे हैं ना। हमारा वोल्टेज बेसिक क्या काम करता है? हमारा वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे टू स्टोर द एनर्जी, है ना। स्टोर एनर्जी को स्टोर करने के लिए जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? हमारा वोल्टेज होता है। अब यदि अगर वोल्टेज हमारा रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें तो हमारा क्या होगा? C dV बाई dt। जो रिस्पॉन्सिबल होता है वही हमारा डिफरेंशिएट होता है। यहाँ पे करंट रिस्पॉन्सिबल था तो करंट को मैंने डिफरेंशिएट किया, वोल्टेज बाहर लिखा। यहाँ पे हमारा वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल है तो मैंने क्या किया? वोल्टेज को अंदर लिखा, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहते हो वोल्टेज की वैल्यू निकालना, सो वोल्टेज की वैल्यू के लिए मैं dV इज इक्वल टू I इंटू डी टी 1/c लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ से d को हटाना, यानी d को मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और जब मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करूँगा तो हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/c I टाइम्स डी टी। ये हमारा बेसिक क्या होता है? इक्वेशन होता है। उसी तरह से अगर इसमें आप करंट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि डी आई इज इक्वल टू 1/L V टाइम्स डी टी। बोथ साइड आप इंटीग्रेट करो, सो यहाँ से जो हमारा होगा I ऑफ t इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट डी टी। सो ये हमारा क्या हुआ? एक इक्वेशन यहाँ से आया। करंट कैलकुलेट हो गया, वोल्टेज कैलकुलेट हो गया। यहाँ भी हमारा उसी तरह था कि हमारा करंट निकला, वोल्टेज निकला। इसकी जो हमारी ग्राफ होती है बेसिक, वो इस प्रकार की ग्राफ होती है। दैट इज़, अगर इसको मैं रेफरेंस लेता हूँ तो हमारे पास होते हैं dV बाई dt। इसी से अगर मैं लेता हूँ तो ये हमारे होते हैं करंट होता है, और ये ग्राफ हमारा लीनियर होता है कुछ इस तरह से। और ये जो हमारा स्लोप निकलता है
ये हमारा स्लोप जो होता है दैट इज कॉल्ड सी। तो ये हमारे स्लोप होते हैं। सो इस तरह से बेसिक्स हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंड करने से, वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बता दूं कि ओम्स लॉ का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलता है वही बोलता है द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विद टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हम उसके लिए क्या यूज़ करें, हम ओम्स लॉ को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम कुछ और मैथड्स होते हैं जिसे हम यूज़ करेंगे, वो भी आने वाले टाइम में मैं आपको एक साइड डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ का बेसिक यही मतलब हुआ कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। सो उस कंडीशन में हमारे पास और भी मेथड्स अवेलेबल हैं जिसे हम देखेंगे आने वाले टाइम में। तो ओम्स लॉ वैलिड कहाँ नहीं होता है भाई, तो हमारे जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमारे क्या होते हैं, ओम्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं। लाइक बीजेटी, मॉसफेट, जेफेट, सीमॉस के केस में इस सब जगह हमारे क्या होते हैं, हमारे जो ओम्स लॉ हैं ये वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। बल्कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसिडर करके एक आइडियल सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिडर करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ तो वहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं, पॉसिबल नहीं है कि हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक्स ओम्स लॉ के बारे में आज का मेरा डिस्कशन था। उसके बाद मेरा डिस्कशन जो था वो था करंट के बारे में, इंडक्टर के बारे में, कि इंडक्टर में जो होता है वो आपका करंट रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्टोर द एनर्जी। करंट के थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। और अगर मैं वहीं बात करता हूँ कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर में जो हम एनर्जी को स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। उसको स्टोर किस चीज़ में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया, करंट, वोल्टेज, ओम्स लॉ के बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया। इतने में मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ओम्स लॉ का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिला होगा। अब ओम्स लॉ का एप्लीकेशन भी बहुत जगह होता है, जैसे कि आपको पावर कैलकुलेट करना है, करंट यूज निकालना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है। किसी भी सर्किट में आप बिना ओम्स लॉ के वैलिड नहीं कर सकते, कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, किसी भी आपको पर्टिकुलर लोड के अक्रॉस या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जहाँ भी आप कैलकुलेट करते हो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आराम से ओम्स लॉ लगा के आप वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। और यूजिंग द वोल्टेज एंड करंट आप पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिक हमारा ओम्स लॉ के बारे में इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो या फिर आप इसे बोल सकते हो कि आपको मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं। मैं एज एक टीचर या एज अ प्रोफेसर की तरह मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ ये चीज़ें कि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, उसकी हिस्ट्री में जाऊँ, कैसे हुआ। आप एक स्मार्ट स्टूडेंट, तो आपको जो चीज़ चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से अगर हो तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। सो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो करो वीडियो को लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ अपना कमेंट या अपना जो भी सुझाव उसे नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।